किसान भाइयों, अच्छी उपज पाने के लिए आप अच्छा बेसल डोज डालते हो, अच्छी अच्छी वैरायटी का चुनाव करते हो और अच्छे अच्छी चीजों को ही करना पसंद करते हो क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपको इन सभी चीजों के व्यतिरिक्त आपको ऐसी तीन चीजें बतानी की एक जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर उन तीन चीजों के ऊपर आपने फोकस नहीं किया तो आपकी फसल बहुत अच्छे से नहीं हो जाती है। किसी एक चीज में भी फंस गए तो आपकी फसल तबाह हो जाती है, लेने के देने भी पड़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको तीन ऐसी चीजें बताने वाले हैं, तीन ऐसे स्टेप्स बताने वाले हैं जिनको फॉलो करने से आपकी फसल अव्वल बन सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो अच्छी उपज के लिए तीन मंत्र कौन से हैं तो ये समझ लो, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका वायरस। वायरस के लिए अभी देखो वायरस चीज कैसी है। जब आपका प्लांटेशन हो जाता है तब आपको इसका डर नहीं लगता। जब प्लांटेशन के बाद आपकी फसल अच्छे से ग्रो होती है तब आपको इसका डर नहीं लगता। प्लांटेशन के बाद फसल बढ़ते वक्त जब अचानक से वायरस का कहीं आपको दो तीन पत्तियां मुड़ी हुई दिखी, तब आप अलर्ट हो जाते हो कि यार अभी वायरस आ सकता है, अभी वीरिसाइड डालने का समय आ गया है। तब जाकर आप अलग अलग प्रकार के वीरिसाइड डालने की कोशिश करते हो और अपनी फसल को बचाने की कोशिश करने में जुड़ जाते हो। तो आज का यह पहला जो स्टेप रहेगा हमारा वायरस के प्रति, तो वायरस के प्रति हमारा यही एक स्टेप रहेगा कि जब आपका प्लांटेशन होता है या फिर जब आपकी फसल की पत्तियां तीन से चार पत्तियों पे आ जाती है और आपके फसल के अंदर वायरस आने की संभावना प्रचुर मात्रा में, और फ्लावरिंग भी नहीं रहता। वेजिटेटिव ग्रोथ में कौन सा फ्लावरिंग होता है? तो वेजिटेटिव ग्रोथ में ही अगर आप कॉपर के, आप चिलेटेड कॉपर ले लो, कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लो, कौन से भी लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर ले लो, कौन से भी प्रकार का कॉपर आपका पत्तियों के अंदर ऊपर जाना चाहिए, अच्छी तरीके से कवरेज उसका कॉपर का आपके फसलों के ऊपर होना चाहिए। अगर यह आप कर लेते हो, तीन से चार स्प्रे अगर सिर्फ कॉपर के निकाल लेते हो वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर, अगर आपके फसल के अंदर वायरस की संभावना है तो आपको फ्लावरिंग स्टेज हो गया या फिर उसके फ्रूट डेवलपमेंट के स्टेज में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आ सकती। तो इसीलिए वायरस से अगर बचना है तो ये चीज पहले दिन से ही याद रखना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉपर के स्प्रे भी निकालने हैं। और कॉपर सिर्फ वायरस के ऊपर कार्य नहीं करता, आपका लेड ब्लाइट हो गया उसके ऊपर भी, डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर भी अच्छी तरीके से कार्य करता है। तो वायरस के ऊपर अगर आप ज्यादा फोकस रहेंगे इस साल भी तो अच्छा चीज रहेगा। और जो भी कीटक होंगे उन कीटकों के लिए तो आप अलर्ट रहते ही हैं। मैंने सिर्फ आपको इतना ही याद दे दिया कि यार आप पहले दिन से ही अगर वायरस के ऊपर फोकस रहे तो ही आपका कुछ बन सकता है। दूसरा बात ऐसा है कि आपका आप जब भी एक अपना सीड ट्रीटमेंट करते हो या फिर प्लांटेशन करते हो, यहाँ पे हम दोनों पॉइंट लिख लेते हैं। एक सीड ट्रीटमेंट और प्लांटेशन। ओके, तो सीड ट्रीटमेंट के वक्त क्या होता है कि आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो। अगर आपके फसल के अंदर अगर कोई डंपिंग विल्ट वगैरह आता ही नहीं है, शुरुआती 10 दिनों में तो आता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप केमिकल का सीड ट्रीटमेंट ना करते हुए ऑर्गेनिक वाले जो भी प्रोडक्ट है उनका सीड ट्रीटमेंट कीजिए। जैसे कि तौर पर अगर आप देख सकते हो ट्राइकोडर्मा एकदम बेस्ट है, और माइकोराइजा थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा का अगर आप सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए कार्य करेगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप केमिकल का सीड ट्रीटमेंट करते हो तो वो 10-11 दिनों से ऊपर वो कार्य नहीं करता है। लेकिन ट्राइकोडर्मा या फिर माइकोराइजा अगर मल्टीप्लाई हो गए अच्छी तरीके से, तो उसकी वजह से क्या होगा पता है आपको, कि उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको हार्वेस्टिंग तक भी उसके रिजल्ट मिल सकते हैं। और हाँ, सीड ट्रीटमेंट करते वक्त थोड़ा सा गुड़ का पानी भी उन ट्राइकोडर्मा और माइक्रोराइजा के साथ अगर मिलाया जाए तो उसके भी आपको अव्वल रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके बाद आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन करना है आपको तो प्लांटेशन के एक दिन पहले आप अगर कोई स्प्रे ले लेते, महंगे से महंगा भी स्प्रे लिया तो चल जाता है, तो बहुत ही कम जगह में कम मात्रा में दवाई लगती है, जिससे आपका पैसा और समय बच जाता है। क्योंकि पूरे खेत को स्प्रेइंग करने से अच्छा प्लांटेशन से पहले आपके सभी पौधे एक जगह पे रहते, तो उस वक्त अगर स्प्रेइंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हमारे 3 स्टेप में से एक दूसरा स्टेप था। अभी तीसरा स्टेप क्या है जो कि सबसे बड़ा पॉइंट बनता है, और इसी की वजह से आपका फसल खराब हो रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो और इसके ऊपर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इसके ऊपर मतलब किसके ऊपर? मतलब होता है आपके वैरायटी के सिलेक्शन के ऊपर। अभी देखो, अभी
किसको नहीं लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी नहीं चाहिए, और मैं इसमें ये भी नहीं बताने वाला कि भाई आप ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी का इस्तेमाल ना करें। भाई बिल्कुल कीजिए, हर किसी को करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए। आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि जब भी आप किसी भी ज़्यादा उपज देने वाले वैरायटी का सिलेक्शन करते हो, तब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ज़्यादा उपज दे रही है मतलब क्यों उपज दे रही है? तो क्योंकि उसके अंदर विगर ज़्यादा है, उनकी पत्तियों की ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो ये जो पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर विगर ज़्यादा है, जो भी पत्तियों की ग्रोथ करने का स्पीड है, वो सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर यह स्पीड ज़्यादा रहेगा, पत्तियों की मोटाई भी आप देखना, आपके देसी जो भी एक बीज होते हैं ना, देसी वैरायटीज़ की तुलना में आपका हाइब्रिड वैरायटीज के अंदर आपको पत्तियां ज्यादा मोटी और पतली नजर आएगी, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी के अंदर आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। तो हाइब्रिड वैरायटी हो गया या फिर ज्यादा उपज देने वाली वैरायटी हो गया, एक बात आपको नोटिस करके रखना है कि आपकी पत्तियां पतली होने वाली है। तो इन पत्तियों को पतली अगर आपके फसल के अंदर जो भी वैरायटी का सिलेक्शन आपने किया है, अगर पत्तियां पतली हो रही है, एक उसका थिकनेस एकदम बारीक है, वो नाजुक बन रही है, अगर ये पक्का है आपके वैरायटी सिलेक्शन के अंदर, तो आपको वैरायटी तो वही रह देनी, लेकिन दो स्टेप को फॉलो करना है। पहला क्या? पहला तो टॉनिक विरहित, यानी कि बिना टॉनिक के अगर खेती कर सकते हो तो यार करो। अगर फिर भी टॉनिक का इस्तेमाल कर रहा है तो नीचे से दोगे तो और भी अच्छा रहेगा, आपका प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा और पत्तियों को नाजुकपन भी नहीं आएगा, क्योंकि पत्तियां ही ज्यादातर डिसीज हो गया, इंसेक्ट हो गया, उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो पहला तो टॉनिक का इस्तेमाल आपको संभल कर करना है इसी वैरायटी के अंदर। और सेकंड वाला पॉइंट है, जो भी पत्तियां है वो नेचुरली उसका थिकनेस बहुत ही उसके अंदर नाजुकपन बहुत ज्यादा होता है। तो नेचुरली अगर उसके अंदर उन हाइब्रिड वैरायटी के अंदर नाजुकपन ज्यादा होता है, तो आपको क्या करना है? उन पत्तियों को मजबूत बनाना है, जिसके लिए आपको फास्फोरस की मात्रा ज्यादा से ज्यादा रखनी है। उसके बाद कैल्शियम की लेवल भी अच्छा रखना है। अभी कैल्शियम नाइट्रेट दिया तो और नाजुक बन जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो चिल्टेड कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम और सिलिकॉन की लेवल अच्छी से अगर आप मेंटेन कर पाए, तो आपके पत्तियों के अंदर जो भी एक सेल होते हैं, बारीक बारीक आकार के सेल होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, पेशी भित्तिका होती है, वो एकदम मजबूत बन जाती है, और जिससे आपका कोई भी रोग हो गया, डिसीज हो गया, आपकी पत्तियों के ऊपर अटैक नहीं करता है, और आपकी फसल मजबूती के साथ आपको प्रोडक्शन देने के लिए तैयार रहती है। तो यहाँ पे मुझे सिंपली क्या कहना है कि इसके व्यतिरिक्त हमने कुमानेल बोला है, जेडा टेतर बोला है, जो वो हमने एक वीडियो भी बनाया है कि चुनापुड़ी का भी इस्तेमाल हमने कैसे करना है वो भी बताया है, तो वो वाला वीडियो देखने के बाद ही उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो सिंपल वाला एक बात तीसरे स्टेप में आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके पत्तियों को नाजुक नहीं रखना है, आपके पत्तियों को रफ भी बना के रखना है। पहला स्टेप पत्ती को रफ बना के रखो, दूसरा स्टेप टॉनिक का इस्तेमाल नीचे से करो, ऊपर से कम करो, अगर हो सके तो टाल ही दो, यही वाला फंडा बनता है। सीड ट्रीटमेंट के अंदर आपको लॉन्ग टर्म में ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा का इस्तेमाल करना है, अगर विल्टिंग का, डायबैक का प्रॉब्लम नहीं आता है तो। प्लांटेशन के वक्त आपको प्लांटेशन के एक दिन पहले कोई ना कोई स्प्रे निकाल लेना है, जिसके ऊपर भी हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो बना दिया है। और वायरस, ये तो भाई सबसे खतरनाक चीज होती जा रही है। मैं तो अभी डर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि रेट तो मिलने ही वाले। क्यों? क्योंकि अभी यह चीज इतनी बड़ी होती जा रही है, इसका रूप इतना विकराल होता जा रहा है कि कितना भी प्लांटेशन होने दो, अगर ये चीज ने अगर पकड़ बना ली तो सभी प्लांटेशन के ऊपर खत्म करने में या फिर मात देने में ये सक्षम हो जाता है। तो आपका प्लांटेशन अगर आपको बचाना है, आपकी फसल आपको बचानी है वायरस से, तो प्रिवेंटिव में ये काम आपको करना ही पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आपकी यह फसल, इस साल की फसल ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो, आपको उपज भी अच्छी मिले। यह सिर्फ दुआओं से नहीं होगा, हमारे कार्य से होता है। तो हमारे कार्यों के ऊपर हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। तो यही बात मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाना चाहता था। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसी मजेदार भी कहेंगे, क्योंकि भाई ये मजेदार ही है। जब हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास दिखता है ना, तो हमारा
हमारा इंटरेस्ट उसमें जाग जाता है और वही चीज़ हमें मज़ेदार लग जाती है। तो ये मज़ेदार ही था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़े प्रॉब्लम मैंने फ़ोकस किए थे, इसलिए मैंने 3 स्टेप में इनको कवर किया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे फीडबैक भी देना कि हाँ, इस वीडियो के अंदर ये अच्छा था, ये थोड़ा-सा मुझे इसमें ये एडिशनल चाहिए। तो ऐसा करके मुझे कमेंट भी कर सकते हो और जिस फीडबैक के बाद हमारे जो आने वाले वीडियो है वो अच्छे आएँगे और भी अच्छा बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी किसानों के लिए। जय अन्न निर्माता, जय जवान, जय किसान।